हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं श्रीमती मालती जोशी जी के द्वारा लिखित वसीयत कहानी का सारांश। तो वसीयत कहानी के सारांश से पूर्व हम लोग श्रीमती मालती जोशी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो मालती जोशी जी का जन्म 4 जून 1934 को हुआ था। जन्म स्थान उनका औरंगाबाद महाराष्ट्र है और उनके पिता का नाम श्री कृष्ण राव। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक घर सपनों का, मध्यांतन मनन भय तस्वीर, मोरी रंग दे चुनरिया। पति का नाम सोमनाथ जोशी, पुरस्कार पद्मश्री सम्मानित और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। हम लोग देखते हैं कहानी का केंद्रीय भाग। लेखिका मालती जोशी ने अपनी कहानी वसीयत के माध्यम से भारतीय परिवेश में संयुक्त परिवार में व्याप्त सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों का मार्मिक एवं प्रभावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कहानी में पात्रों के माध्यम से व्यक्तिगत विचारों तथा विभिन्न तरह के संस्कारों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का विचारधारा एवं व्यक्तित्व का भी परिचय इस कहानी को सरस व सहज रूप से पाठकों के अपने साथ जोड़ता। कहानी की भाषा शैली एक नगरीय परिवेश के सामान्य बोलचाल का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा की यही सरलता पाठकों के अंतरतम को कहानी में डूब जाने और उसे सजीव रूप में अनुभूत करने में पूर्णतः सफल रही है। ना जमी अपनी ना फलक अपना। कहानी संग्रह से संकलित कहानी वसीयत मालती जोशी जी की चर्चित कहानी। मालती जोशी द्वारा रचित कहानी वसीयत के मुख्य पात्रों के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो बड़े भैया जो कि बड़ी भाभी का पति और हरीश का बड़ा भाई जिनका अब देहांत हो गया है। विश्रांति हरीश की बड़ी भाभी कहानी की नायिका है। हरीश छोटा भाई शालिनी का पति है। शालिनी हरीश की पत्नी है और शुभम हरीश और शालिनी का पुत्र है। अब हम लोग देखते हैं वसीयत कहानी का सारांश। लेखिका मालती जोशी द्वारा रचित कहानी वसीयत का पात्र हरीश अपने बड़े भाई की मृत्यु उपरांत अपने द्वेषभाव तथा अपने कर्तव्य के मध्य द्वंद्व की मनोदशा में दिखाई देता है। हरीश के बड़े भाई ने अपने कर्तव्यों तथा अपने छोटे भाई के प्रति अपने दायित्व का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया था। अपनी पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद यद्यपि उसके बड़े भाई नैराश्य भाव से ग्रस्त हो जाते हैं और अवसादग्रस्त रहने लगते हैं, लेकिन परिवार के प्रति अपने दायित्व के भाव की अनुभूति होने पर अपनी समस्त ऊर्जा को एकत्र कर पुनः अपनी वकालत पर ध्यान केंद्रित कर कठोर परिश्रम से अपनी पारिवारिक आर्थिक दशा को यथेष्ट रूप से उन्नत करते हैं। साथ ही अपने छोटे भाई हरीश की पढ़ाई लिखाई का उचित प्रबंध करते हुए कालांतर में धूमधाम से उसका विवाह संपन्न कराते हैं। अपनी माता का मृतक संस्कार व मृत्यु भोज जैसे आयोजन तथा परिवार के बच्चों के जन्म उत्सव जैसे आयोजन भी धूमधाम से व वैभवपूर्ण ढंग से करते थे। यहाँ तक कि हरीश के बड़े भैया अपने पुनर्विवाह के पश्चात हरीश की नई भाभी अर्थात अपनी नई पत्नी के साथ एक नए मकान में चले जाते हैं और अपना पुश्तैनी मकान हरीश के ही नाम कर देते हैं। किंतु उनकी इस उदारता से ना ही हरीश और ना ही उसका परिवार प्रसन्न होता है, क्योंकि उन सभी का महत्वाकांक्षा अपने बड़े भाई के नए मकान में रहने की होती है जो फलीभूत नहीं हो पाती। उनका नया घर में जाने का सपना टूट गया था। तब हरीश इन सब के लिए अपनी नई भाभी को दोषी मानने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसकी भाभी ने उन लोगों के अपने बड़े भाई की संपत्ति पर उत्पन्न एकाधिकार को छीन दिया और इसी कारण से उसके मन में अपनी भाभी के प्रति कड़वाहट व्याप्त हो जाती है। हरीश ने शालिनी से भी इसीलिए विवाह किया था कि वह अपनी अम्मी की इकलौती संतान है। उसे केवल उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान था। उसे नहीं पता था कि दहेज के रूप में उसकी अम्मी भी आ जाएगी। अम्मी आई तो ठीक, परंतु घर में कलह भी फैलाने लगी। हरीश समझ गया था कि बड़े भैया ने दूसरी शादी से पहले ही अपना घर इन्हीं के कारण अलग कर लिया। बड़े भैया पीठ पीछे हरीश की सासू माँ को ललिता पवार भी कहते थे। बड़े भैया की शादी से अम्मी को खुशी नहीं हुई। ने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात हरीश कभी भी अपनी विधवा भाभी की खोज खबर लेने अथवा उनसे मेल मुलाकात करने नहीं जाता, क्योंकि उसके मन में यह भाव घर कर गया था कि भाभी से पुनर्विवाह के कारण है भैया की संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त हो गया। अपने इसी द्वेष भाव के वशीभूत होकर हरीश
अपनी विधवा भाभी को अपने बड़े भाई की मृत्यु उपरांत उपजे आर्थिक अभाव व संकट की परिस्थितियों में अकेला छोड़ देता है और उसके कोई सुध नहीं लेता। यद्यपि अपने पुत्र सोहम के परीक्षा परिणाम को लेकर इस लोभ व अपेक्षा से हरीश अपनी भाभी को मिलने जाता है कि वह भाभी से कहेगा कि भैया का बहुत मन था कि शुभम इंजीनियर बने, अब उनका सपना आपको ही पूरा करना है, परंतु वहाँ परिस्थितियाँ ही विपरीत हो गईं। ऐसा नहीं कि भाभी ने उसका सत्कार नहीं किया, भाभी ने उसका बहुत सत्कार किया, खूब खिलाया पिलाया, सोहम को आशीर्वाद के रूप में लिफाफा में 500 रुपये डाल कर भी दिए, परंतु उसमें रिश्तों का अपनापन नहीं था। हरीश बहुत कोशिश के बाद अपनी बात कहने ही वाला था कि भाभी ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि शुभम के रिजल्ट के बहाने ही सही तुम आए, तो नहीं तो 13वीं के बाद तो तुम घर का रास्ता ही भूल गए थे। भैया के जाने के बाद तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि भाभी कैसी है, किस हालात में है। हरीश का सिर सरों से झुक गया। भाभी ने कहा तुम्हें शायद यह डर था कि भाभी कुछ मांग ली। मैं तुमसे क्या मांगती हरीश, जिसने पिता समान भाई की अंत्येष्टि के लिए भी स्वयं की राशि व्यय न करके दूसरों से उधार लेकर उनका अंतिम संस्कार किया। हरीश ने दबी सी आवाज में कहा, सॉरी भाभी, पर उस समय हाथ सचमुच तंग था। अच्छा, हाथ तो तंग होना ही था। तुम्हारी एटीएम मशीन को जो बीमारी पड़ी थी, तब तुम्हारी हर समस्या उनकी थी, चाहे बच्चों की फीस हो या साल भर का अनाज, सर्दियों के कपड़े हों या छुट्टियों की कोई प्लानिंग, सब कुछ तो वे ही करते थे। उन्हीं बातों को याद करके तुम अपने भाई के लिए लकड़ी खरीद लेते तो मुझे अच्छा लगता। बाहर वालों के सामने उस राजा आदमी की बेइज्जती तो नहीं होती। इस कड़वे प्रसंग के बाद तो हरीश ने कुछ कहना उचित नहीं समझा। अपनी भाभी के प्रति हरीश को पूर्वाग्रह तो था ही, भाभी द्वारा बड़े भाई की अंत्येष्टि को उधार मांग कर किए जाने की उलाहना से उत्पन्न अपने अपराध बोध का भाव भी हरीश अपनी भाभी के प्रति अपने पूर्वाग्रह के भाव और अपने मिथ्या दोषारोपण से समाहित करना चाह रहा था। इसलिए भाभी द्वारा दी गई उलाहना के पश्चात अपने झूठे अहंकार के वशीभूत होकर उसने पुनः भाभी से भेंट न करने का निर्णय ले लिया। किंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी भाभी जो कह रही है वही यथार्थ व सत्य है। भाभी के प्रति अपनी मिथ्या व गलत पूर्वाग्रहों के भाव को वह धीरे धीरे समझने लगा था। साथ ही अपने बड़े भाई द्वारा उसके व परिवार के लिए किए गए कार्यों व कर्तव्यों के प्रति कृतज्ञ होने के स्थान पर अपनी विधवा भाभी के प्रति अपने द्वारा किए व्यवहार के लिए वह स्वयं भी शर्मिंदा हो रहा था। वह यह अनुभव करने लगा था कि उसने अपनी विधवा भाभी के साथ यथोचित सम्मान और यथेष्ट देखभाल के दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। तथापि उसके दिवंगत बड़े भाई ने सदैव पिता तुल्य रूप में उसे अपना स्नेह प्रदान किया था, किंतु अपनी पत्नी वह सास के प्रभाव में आकर अपनी विधवा भाभी के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन में हरीश नीरस व उदासीन रहा और उसकी इसी मानसिक दुर्बलता के कारण उसकी विधवा भाभी को अपने पति का वैभवपूर्ण मकान बेचकर छोटे व साधारण से मकान में जाना पड़ा। अंतरात्मा के जागने पर भी वह अपनी पत्नी व सास को अपनी विधवा भाभी से मिलने जाने की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाता। जब वह अपने बड़े वकील भाई के मुंशी बाल मुकुंद से अपनी विधवा भाभी का नया पता लेकर मिलने जाता है, तब भाभी के वात्सल्यमय और प्रेम पूर्वक व्यवहार के भाव से विभोर होकर वह निःशब्द रह जाता है। यद्यपि उसने अपनी विधवा भाभी के प्रति अपने दायित्वों का पालन नहीं किया था, तथापि उसकी भाभी द्वारा यह कहना कि जाते समय तुम्हारे भाई के पैसे से खरीदा घर को तुम्हारे ही नाम कर देंगे, हरीश का मन अपराध बोध व अपनी भाभी के प्रति सम्मान व प्रेम से भर गया। अब उसके मन में अपनी भाभी के लिए कोई द्वेष पूर्वाग्रह ईर्ष्या अपमान शेष नहीं रह गया था। अब कहानी का उद्देश्य, आज लोग अपने स्वार्थ के अनुसार रिश्तों को महत्व देते हैं। लगभग हर व्यक्ति अपने लाभ या हानि को देखते हुए रिश्तों को महत्व देता है। इस कहानी के माध्यम से मालती जोशी जी वर्तमान मध्यवर्गीय परिवार की विडंबना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण भाभी विश्रांति के माध्यम से करने का प्रयास किया। एक स्त्री के पति की मृत्यु के पश्चात उसकी पीड़ा
वह जीवन के संघर्ष तथा अकेलेपन की करुण कथा। तो इस प्रकार से समाप्त होता है वसीयत कहानी का सारांश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बेहतरीन सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे भी मज़ा आ जाए और साथ ही साथ आपको बेहतरीन कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।